हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है सो कि फ्रिक्शन का जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट किया हुआ है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, पहले समझते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है 250 न्यूटन भार की एक सीढ़ी घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर दीवार पर लगाई गई है। सीढ़ी व पृथ्वी तल के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। तो पृथ्वी तल व सीढ़ी के संपर्क बिंदु पर अधिकतम घर्षण बल होगा। ठीक है, देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक दीवार है, एक दीवार बना लिया जाए, दीवार। ठीक है, और ये जमीन वाला सरफेस हो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्षैतिज सतह। यहाँ पे हम लोग एक सीढ़ी लगा देते हैं इस दीवार से, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी हम लोगों ने लगा दिया। अब ये जो सीढ़ी है, एक स्टेप और लगा दीजिए, ये जो सीढ़ी है और ये जो जमीन है, यहाँ पे एक घर्षण गुणांक होगा म्यू, सतह का घर्षण गुणांक होता है संपर्क सतह का, तो वो दिया हुआ है 0.3 क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहे 250 न्यूटन भार की एक सीढ़ी, इस सीढ़ी का जो भार है, इस सीढ़ी को पृथ्वी जितने बल से अपनी तरफ खींचेगी, इसका जो वेट है वो कितना है, 250 न्यूटन है सीढ़ी की जो भार है। ठीक है, और ये जो जमीन है और सीढ़ी का जो संपर्क सतह है, इसके बीच का म्यू का वैल्यू इतना दिया हुआ। तो पृथ्वी तल व सीढ़ी के संपर्क बिंदु पर अधिकतम घर्षण बल होगा, यानी ये जो संपर्क यहाँ पे संपर्क कर रहे हैं जमीन और सीढ़ी, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन का क्या वैल्यू होगा। तो फ्रिक्शन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, म्यू इंटू आर। हाँ, अब सोच के देखिए कि यहाँ पे ये जो है 250 न्यूटन इस सीढ़ी का क्या है, भार है। तो पृथ्वी इसको 250 न्यूटन के बल से क्या कर रही होगी, खींच रही होगी। तो यहाँ पर ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, इस सीढ़ी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देता होगा, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देता होगा। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल R बराबर 250 न्यूटन हो जाएगा। सोच के देखिए, पृथ्वी इसको 250 न्यूटन के बल से नीचे खींच रही है और इसका एक रिएक्शनरी फोर्स होगा जो उसके वेट के बराबर होगा। तो F बराबर म्यू का वैल्यू रख दीजिए 0.3 और R का वैल्यू रख दीजिए 250 न्यूटन। तो F इज इक्वल कितना आ जाएगा, 25 तिया 75 और एक जीरो डाल दीजिए, एक अंक छोड़ के दशमलव, यानी जो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है, 75 न्यूटन हो सकता है हमारा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, अगला प्रश्न ये है, यदि दो सतहों के मध्य स्नेहक लुब्रिकांट्स, जिसको हम लोग आमतौर पे ग्रीस कहते हैं, जो बेरिंग वगैरह में लगाया जाता है ताकि फ्री चल सके कोई भी चीज़, लगा दिया जाए, तब वे एक दूसरे से चिपक जाएंगी। ग्रीस लगाने से क्या दो चीज़ आपस में चिपक जाएंगी, एक दूसरे पर फिसलेंगी, एक दूसरे पर लुढ़केंगी। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है एक दूसरे पर फिसलेंगी। अगर यहाँ पे एक सरफेस है, इस पे ग्रीस लगा करके एक बॉडी को रखा जाए और फिर फोर्स लगाया जाए तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये जो वस्तु की सतह होगी नीचे वाले वस्तु की सतह पर क्या होगी, फिसलेगी। तो यहाँ फिसलना सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। निम्न में से कौन घर्षण को कम करने में प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, अगर तेल का प्रयोग करेंगे तो वो फिसलने में हेल्प करेगा और घर्षण को कम कर ही देगा, तो इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसको नहीं किया जाता है, बॉल बेरिंग। बिल्कुल ये घर्षण को कम करता है। जब हम बॉल बेरिंग लगाते हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है। कौन सा फ्रिक्शन आता है, रोलिंग फ्रिक्शन, और वो क्या करता है, घर्षण को कम कर देता है। ये भी कम कर सकता है।
ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बेसिकली इसका जो है फिसलने की जो एक ऐसा पदार्थ है जिसमें लेयर्स होते हैं, ठीक है, और फिसलने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जो ग्रीस वगैरह बनता है, लुब्रिकेंट जो भी पीछे लिखा हुआ था उसमें इसका इस्तेमाल होता है। तो ग्रेफाइट से जो है सो कि आप यहाँ इसे फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। मिट्टी से आप जो है सो कि फ्रिक्शन कम नहीं कर सकते, ठीक है। मिट्टी से जो है सो कि आप फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते, ठीक है। आप कहोगे सर गीला मिट्टी नहीं डालेंगे ना, गीला मिट्टी और सूखा मिट्टी दोनों में फर्क है, ठीक है। मिट्टी कह रहे तो आप सूखा मिट्टी समझोगे, गीला मिट्टी नहीं समझिएगा। गीला मिट्टी डाल दीजिए कीचड़ तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी का यहाँ मतलब है सूखा मिट्टी। तो इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि क्या कह रहा है, निम्न में कौन घर्षण को कम करने में, तो घर्षण को कम करने में इन तीनों का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन मिट्टी का नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। 2 kg द्रव्यमान का एक गुटका, गुटका बोले तो एक ब्लॉक, ठीक है, 2 kg, इसका मास कितना है 2 kg है, ठीक है। चलिए क्षैतिज तल पर रखा है, ये एक तल है, सरफेस है, जैसे टेबल का सतह होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है। स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है। स्टैटिक जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू बराबर म्यू एस जिसको कहते हैं, वो दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। चलिए ठीक है। यदि 2.5 न्यूटन का एक बल F चित्रानुसार गुटके पर लगाया जाए तो तल व गुटके के मध्य घर्षण बल होगा। कह रहा है कि इधर से जो F बल लग रहा है इस बल का मान है 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया जा रहा है। तो अगर 2.5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया जा रहा है, कितने न्यूटन का 2.5 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाया जा रहा है, तो बताना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, अगर देखा जाए मास इसका 2 है तो पृथ्वी नीचे कितना बल लगाती है mg, तो m का वैल्यू 2 हो जाएगा और g का मान हम लोग कितना लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20, तो पृथ्वी 20 न्यूटन से नीचे खींच रही है। अच्छा म्यू एस का वैल्यू कितना है 0.4 है। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन का केयर करें जरा, तो F बराबर क्या होता है म्यू आर, mg नीचे है ना, और इस तल का नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल r, तो क्या होगा म्यू आर, यानी म्यू आर के जगह आप क्या कर सकते हो mg कर सकते हो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो म्यू का वैल्यू आप 0.4 पुट कर लीजिए, mg का वैल्यू निकाल दिया था हम लोगों ने, कितना आया था 20 आया हुआ था, तो 20 रख लीजिए। 20 का कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.4 और mg का वैल्यू कितना आया था 20 आया था, तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, तो 20 का 80 हो जाएगा और एक अंक छोड़ के दशमलव हो जाएगा। तो ये आ गया कितना हम लोगों का F बराबर F स्टैटिक जो आया वो कितना आया 8 न्यूटन आया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा 8 न्यूटन आंसर नहीं होगा, एक तो ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, दूसरा ये जो 8 न्यूटन आया ये क्या होगा, एक तरह से आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्या है बोलिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण है, आप सीमांत घर्षण भी लिख सकते हो। तो 8 न्यूटन के बल तक इसको बैलेंस कर सकता है। तो अगर आप 2.5 न्यूटन का इधर से लगाइएगा तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे वाले सरफेस पे एक फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। बॉडी जब इधर चलना चाहेगी तो नीचे का जो पार्टिकल होगा इंटरलॉक करके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगाएगा, और वो जो फ्रिक्शन होगा ऑटो एडजस्टिंग होगा, स्व समंजित होगा, और ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन जो आपका होगा वो बस इतना ही रहेगा, यहाँ पे F और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑटो, आप समझ जाइएगा ऑटो एडजस्टिंग, और वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 2.5 न्यूटन ही रह जाएगा। ठीक है, कितना रह जाएगा आंसर 2.5 न्यूटन ही होगा, क्योंकि आप जितना लगाएंगे उतना ही अपने अंदर ये डेवलप कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखते हैं। बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बर्फ का घर्षण अधिक होता है। घर्षण अगर अधिक होता छोटे छोटे उठाने की क्या जरूरत थी, लंबा लंबा टांग फेंकते हम लोग, लंबा लंबा जो है सो कि कदम चलाते। अविलंब प्रतिक्रिया अधिक होती है, आप बर्फ पे धीरे चलिए ज्यादा चलिए, आपका मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, आप जितना मास के होंगे उतना मास के होंगे, पृथ्वी आप mg बल लगाएगा तो उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा,
तो जैसे कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो आपका mg के बराबर होगा, तो ये कैसे चेंज होगा, ये चेंज ही नहीं होगा। तीसरा, बर्फ का घर्षण कम होता है, हाँ ये एक ऑप्शन हमको समझ में आ रहा है। चौथा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कम होती है, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बर्फ पे चलेंगे या किसी टेबल पे चलेंगे या किसी फर्श पे चलेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि अलग अलग सतह पे आप चलेंगे तो आपके लिए अभिलंब प्रतिक्रिया बल अलग अलग हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपका मास कांस्टेंट है, जी का वैल्यू कांस्टेंट है तो mg कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बर्फ पे चलेंगे तो वहाँ पे म्यू का वैल्यू अलग हो सकता है, कम हो सकता है, जिससे घर्षण आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इनमें से बेटर हमको लग रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर क्या कह रहा है, किसी नत समतल पर एक बक्सा स्थिर अवस्था में है, ध्यान से सुनिएगा, नत समतल इंक्लाइन प्लेन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर इस पे जो है सो कि एक ऐसे बक्सा रखा हुआ है और ये जो बक्सा है आपका, ये जो आपका बक्सा है ये स्थिर अवस्था में है, कह रहा है कि ये रेस्ट में है। अब नत समतल है तो इसका क्षैतिज से ऑरिजेंटल से कुछ एंगल होगा, थीटा हमारा कुछ कोण होगा, ठीक है। जब झुकाव कोण 60 डिग्री है, कह रहा है कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे जब 60 डिग्री है इस नत्तल का, इस इंक्लाइन प्लेन का, तो ये जो बक्सा है इसका जो भी मास है ये बेचारा रेस्ट में है। अब कह रहा है कि किसी नत्तल पर एक बक्सा स्थिर अवस्था में है, जब झुकाव कोण 60 डिग्री है तो बक्सा फिसलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे ही इसको 60 किया गया तो फिसलने की स्थिति में आ गया। स्थैतिक घर्षण गुणांक हमसे पूछा गया कि म्यू एस बताइए, ठीक है। तो आपको एक याद है बात, आपको बताया गया था tan थीटा बराबर म्यू, हाँ एंगल ऑफ रिपोज विराम कोण पढ़ाया गया था। तो tan और थीटा का वैल्यू रख दीजिए 60 डिग्री, आराम से आपका यहाँ पे आ जाएगा म्यू एस का वैल्यू। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल म्यू, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732 इज इक्वल यहाँ पे म्यू। ऑप्शन नंबर ए नहीं बी होगा 1.732, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1.732, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 23 नंबर, ये देखते हैं हम लोग। इस चित्र को जरा ठीक से देखेंगे आप तो आपको प्रश्न को समझने में सुविधा होगी और काफी आसान तरीके से आप प्रश्न को बना भी सकते हैं, ठीक है। जरूरत पड़ी तो मैं इस डायग्राम को पुनः बनाऊंगा। एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं फिर समझते हैं और उसके बाद जो है सो कि आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है गुटके बी, देखो यहाँ पर एक ब्लॉक बी है, यहाँ पे देखिएगा तो ये एक ब्लॉक बी है हमारा, और यहाँ पे एक ब्लॉक ए जो यहाँ पे नीचे लटकाया गया है। इधर ऐसे एक खंभा है, पिलर है, दीवार है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो है सो कि एक रस्सी ऐसे बांधा गया है, इधर ब्लॉक बी से एक रस्सी ऐसे आया है और एक रस्सी ऐसे ब्लॉक ए से लगा हुआ है, और तीनों को यहाँ पे एक ज्वाइंट कर दिया गया, इस पॉइंट पे लाके जोड़ दिया गया है। ये ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, टेंशन होगा तो ये नीचे खींच रहा होगा, ये ऐसे नीचे इधर रस्सी में टेंशन होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ते हैं। गुटके बी एक को मेज पर रखा गया है। गुटका जो बी है, जो ब्लॉक बी है, इसको एक मेज पे रखा गया। बेसिकली हाई जो है वो आपका मेज है, बोले तो टेबल, ठीक है। मतलब ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर ये जो ब्लॉक बी है इसको ऐसे रखा गया है, ठीक है, बढ़िया। आगे उसका भार W है, इसका जो भार है बी का वो कितना है, W है, यानी पृथ्वी इसको नीचे जितना बल से खींच रही है वो क्या है, W है। गुटके और मेज के बीच स्थैतिक गुणांक म्यू है। ये जो बी है और ये जो हम लोगों का क्या है, मेज है, इसके बीच में जो घर्षण गुणांक है वो आपका म्यू है, ठीक है भाई। अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स आराम से यहीं पे निकाल लेते हैं, इसका खेल यहीं पे खत्म कर लेते हैं। क्या होता है, अगर पृथ्वी इसको, भार इसका W है, इसका मतलब है पृथ्वी इसको W न्यूटन के बल से नीचे खींच रही होगी, तो इसका एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर आता होगा और वो होता होगा R, और R बराबर क्या हो जाएगा, इसके भार के बराबर W, ठीक है। तो म्यू इंटू आर होता है फ्रिक्शन, तो म्यू की जगह म्यू ही रहेगा क्योंकि वही दिया हुआ है, और आर की जगह हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो एफ बराबर आ जाएगा हम लोग का म्यू डब्ल्यू, यानी जो टेबल का सतह होगा इस ब्लॉक बी पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोगों का इतना है म्यू डब्ल्यू, ठीक है। चलिए, यानी इस ब्लॉक ए को जब पृथ्वी खींचेगी तो रस्सी में टेंशन आएगा, रस्सी में टेंशन आएगा तो इस रस्सी में भी टेंशन आएगा, इधर से भी टेंशन आएगा, तो हम लोगों का ये ब्लॉक हो सकता है फिसलना शुरू कर देगा। फिसलने की टेंडेंसी इधर आएगी तो फ्रिक्शन ही आएगा, तो ये फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो पहले ही हमने निकाल लिया म्यू इंटू डब्ल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुट के ए यानी जो ब्लॉक ए है,
का अधिकतम भार कितना होगा जिसके लिए निकाय स्थिर बना रहे। कह रहा है कि इसका वेट क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका वेट क्या होना चाहिए, मतलब पृथ्वी इसको कितना बल से खींचे, ठीक ना। तो इसका वेट हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो वेट है वो डब्ल्यू डैश होना चाहिए। कितना मान लिया मैंने, डब्ल्यू डैश होना चाहिए, ठीक है। अगर डब्ल्यू डैश इसका वेट रहा तो ये सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है ना जहां पे ये तीनों आके जुड़ रहे हैं, वो हम लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। क्या होगा, देखिए ये वाला जो कोण है ना, ये क्षैतिज से ऐसे एक लाइन जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां से ये वाला जो कोण है ना, ये दिया हुआ है थीटा, ठीक है। अच्छा, ये रस्सी एक अलग है, ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, तीनों को पकड़ के ऐसे जैसे कि नॉट लिखा हुआ है कि नॉट ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, गांठ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गठरी। तीनों को पकड़ के ऐसे बांध दिया गया है, गांठ, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें दिखाया जा रहा है कि टेंशन हम लोगों का टी है, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, आप में टेंशन टी है। एक काम करते हैं, इस टेंशन टी का जो भी इस रस्सी में टेंशन होगा, तनाव होगा, उसका दो घटक तोड़ सकते हैं क्या। इसमें जो भी टेंशन होगा इसका एक घटक ऊपर तोड़ सकते हैं इधर, और एक घटक इधर तोड़ सकते हैं हम लोग इधर। तो अगर ये वाला थीटा है तो इधर आ जाएगा कितना, टी कॉस थीटा, और ऊपर कितना चला जाएगा, टी साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो टी साइन थीटा ऊपर आया, ये जो टी साइन थीटा ऊपर आया, टेंशन का वो हिस्सा जो ऊपर के डायरेक्शन में, ये किसके बराबर होना चाहिए। अगर सब कुछ एकदम रेस्ट में रहना है, सब कुछ अगर रेस्ट में रहना है, तो ये टी साइन थीटा जो टेंशन का ऊपर वाला वैल्यू आया, ये नीचे वाले वेट जो डब्ल्यू डैश उसके बराबर होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर तो ये भाई साहब ऊपर जाने लगेंगे, अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर ये पॉइंट जो गांठ है वो नीचे आने लगेगा, फिर सिस्टम सारा वो नीचे आने का मतलब है कि रस्सी खींचा जाने लगेगा और ये फिर ब्लॉक भी खिसकने लगेगा। लेकिन हम लोगों को बोला जा रहा है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, जैसा वैसा रुका रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस रस्सी में जो इधर एक टेंशन है, इस टेंशन का दो घटक हमने तोड़ा, दो रिजोल्यूशन बनाया, परपेंडिकुलर रिजोल्यूशन। तो एक हमारा आया टी साइन थीटा और एक टी कॉस थीटा। तो ये जो टी साइन थीटा है, यहां टी साइन थीटा वो किसके बराबर होना चाहिए, तो जो ब्लॉक ए का भार है, जितना न्यूटन से पृथ्वी इसको खींच रही है, उसके बराबर होना चाहिए। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है भाई। अब इधर देखिए टी कॉस थीटा, इस रस्सी में जो टेंशन है उसका टी कॉस थीटा इधर है, इस डायरेक्शन में। तो ये टी कॉस थीटा इस रस्सी को इधर ऐसे खींच रहा होगा, जब खींचेगा तो इधर फ्रिक्शन डेवलप होगा, और वो कितना डेवलप होगा, तो म्यू डब्ल्यू। अब ये जो फ्रिक्शन होगा इधर लगेगा, और ये जो हम लोग का टी कॉस थीटा वो इधर लगेगा। आई बात समझ में, इधर लगेगा। तो ये जो टी कॉस थीटा है वो किसके बराबर होना चाहिए, ये फ्रिक्शन के बराबर हो गया, होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन से अगर ज्यादा होगा टी कॉस थीटा तो फिर मुसीबत वही खड़ी हो जाएगी, ब्लॉक चल पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पे फिर से हम लिख सकते हैं कि टी कॉस थीटा इज इक्वल किसके बराबर होना चाहिए भाई, तो म्यू डब्ल्यू के बराबर होना चाहिए। ये मान लीजिए समीकरण 2। अब कुछ मत करिए, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, टी साइन थीटा बटा टी कॉस थीटा, ये वाला काम कर दीजिए। तो हम लोग करेंगे तो क्या आ सकता है, टी साइन थीटा ऊपर कर लीजिए बटा में टी कॉस थीटा नीचे कर लीजिए, और ऊपर टी साइन थीटा किसके बराबर था जरा देख लीजिए, डब्ल्यू डैश के बराबर था, और नीचे जो है सो कि टी कॉस थीटा किसके बराबर था, तो म्यू डब्ल्यू के। तो नीचे आप म्यू डब्ल्यू कर लीजिए, और बाकी आप हल कर सकते हैं। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप कैंसिल मत करिए, समझ जाएंगे आप। मैं लिख, ये साइन बटा कॉस टैन हो जाता है। और एक काम कर लीजिए, ये म्यू डब्ल्यू इधर भाग में, इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ पे म्यू डब्ल्यू को भी लेके चले आइए, और बराबर कितना, डब्ल्यू डैश। तो मेरे हिसाब से डब्ल्यू डैश आपका निकल गया, इतना ही इसका वेट होना चाहिए, म्यू डब्ल्यू इंटू टैन थीटा। ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है म्यू डब्ल्यू टैन थीटा, ऑप्शन नंबर बी, देख लीजिए, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो वेट होना चाहिए वो म्यू डब्ल्यू टैन थीटा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो डब्ल्यू है वो किसका वेट था, वो इसका वेट था, ये ब्लॉक बी का वेट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जैसो कि हम लोग इस पे आते हैं। ये क्या कह रहा है प्रॉब्लम, इसको जरा देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए और बनाया जाए। कह रहा है एक द्रव्यमान m एक अन्य द्रव्यमान कैपिटल M पर विराम में है। ठीक है भाई, द्रव्यमान स्मॉल m व
कैपिटल एम की सतहों के मध्य घर्षण गुणांक म्यू है, ठीक है। द्रव्यमान कैपिटल एम घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर स्थित है। अच्छा देखिए, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे, ठीक है। ये एक क्षैतिज सतह है, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब इस पर क्या है कि एक ब्लॉक है, इस पर क्या है, एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का जो मास है वो आपका m है, कैपिटल M। ध्यान रखिएगा, इस ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M है इसका। और इस ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, पढ़िए। यदि द्रव्यमान स्मॉल m एक अन्य द्रव्यमान कैपिटल M पर विराम में है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पर एक और छोटा सा बॉडी है जिसका कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, और इसका जो मास है वो आपका स्मॉल m है, नीचे वाले का जो मास है वो कैपिटल M है, ठीक। आगे जो स्मॉल m और कैपिटल M है, इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इसके ऊपर जो रखा गया, इसमें का जो घर्षण गुणांक है वो आपका म्यू है। द्रव्यमान कैपिटल M घर्षण रहित क्षैतिज समतल पर, देखो ये कहा गया, ये जो कैपिटल M है इसको जिस सरफेस पे रखा गया है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0 है, ठीक है। इसके लिए इस कैपिटल M और इस सतह के बीच का म्यू 0 है। यहाँ पे लिखा घर्षण रहित, मतलब जो घर्षण को छोड़ के क्षैतिज समतल पर स्थित है। M द्रव्यमान पर क्षैतिजतः अधिकतम बल F, यहाँ पे अधिकतम बल F देखिए थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा, अधिकतम बल F आरोपित किया जाता है किस पर, कैपिटल M पर। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा, इस पर जो है सो कि एक कैपिटल F हॉरिजॉन्टली एक फोर्स इधर लगाया जा रहा है, कैपिटल F, ठीक है। आगे आरोपित किया जाता है जिसके प्रभाव में स्मॉल m की गति कैपिटल M के साथ समान दिशा में बिना फिसले होने लगती है, यह अधिकतम बल होगा। कहा जा रहा है कि ये जो फोर्स हमने लगाया, ये क्या हो रहा है कि जब इसको हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी कैपिटल M चल पड़ेगी, नीचे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो हम जब फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, सोच के देखिए। ये जो है यहाँ पे इस छोटे वाले ब्लॉक और बड़े वाले ब्लॉक के बीच में क्या है, अपने आप में यहाँ पे एक म्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे कि जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसको पृथ्वी नीचे की तरफ mg बल से खींच रही होगी, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे क्या हो रहा होगा, r, और ये r किसके बराबर होगा, तो स्मॉल mg के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, यहां नहीं होगा क्योंकि नीचे वाला म्यू का वैल्यू 0 है, लेकिन इन दोनों ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, और वो फ्रिक्शन कितना होगा, F बराबर स्मॉल f बराबर म्यू इंटू आर, तो वो हो जाएगा आपका म्यू, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो जब आप इसको खींचिएगा तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, ये नहीं चाहेगा कि इधर ये नीचे वाला ब्लॉक आगे बढ़े, ऊपर वाला उसको फ्रिक्शन से रोकेगा, ऑपोजिट अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सोच के देखिए, इस छोटे ब्लॉक और बड़े ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है, जब इधर हम लोग ऐसे इधर लेके जाएंगे तो ये ब्लॉक जो है सो कि पीछे फिसलने की टेंडेंसी में आएगा, तो यहाँ पर इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ जो इस ब्लॉक को आगे लेकर के जाएगा, और उसी फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है यहाँ पर, म्यू एम जी। तो अगर देखा जाए तो ये मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन जो है सो कि हम लोगों का जो है उस पर लगेगा, और फोर्स इज इक्वल क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि जितना इस पे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा अगर फ्रिक्शन लगेगा फिर तो ये कहने का मतलब ये है कि इस पर जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर तो ये बॉडी इस पर फिसलने लगेगी, स्लाइड करने लगेगी, ठीक है। लिमिटिंग, ये जो फ्रिक्शन का वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है, तो इससे ज़्यादा फ्रिक्शन इस पर नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर ये बॉडी इस पर स्लाइड करने लगेगी, फिसलने लगेगी। तो अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इसके साथ साथ चलने के लिए इतना ही होना चाहिए। तो ये जो है इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा, इस छोटे वाले ब्लॉक में अगर यही फ्रिक्शन इसको इसके साथ साथ लेके जाएगा तो एफ मैक्स बराबर लगा सकते हो एम इंटू ए। तो क्या करना पड़ेगा, म्यू स्मॉल एम
इंटू जी इज इक्वल स्मॉल ए इंटू ए। अब स्मॉल एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा म्यू जी इज इक्वल ए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप इसको म्यू इंटू जी एक्सेलरेशन से इसको ले जा सकते हो, और अगर इसको आप इतना मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ले जा सकते हो तो इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन इसका नहीं होना चाहिए। यानी पूरा सिस्टम अगर साथ लेके जाना है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर जितना भी हम लोग मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं उसको हमने क्या माना है? एफ। तो चलो एफ, ठीक है, माइनस इस पर अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, तो इस पे एक प्रतिक्रिया रिएक्शनरी फ्रिक्शन, प्रतिक्रिया घर्षण बल, प्रतिक्रियात्मक फ्रिक्शनल फोर्स इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था ना कि एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा है? ऐसे ही पढ़ा था ना, एफ नेट इज इक्वल मास इनटू एसीएम, ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे एफ नेट, ये जो नीचे वाला बॉडी है, इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? तो एक तो आप लगा रहे हो, एक तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा जो है सो कि ये बॉडी इस पे, जो ऊपर वाला है, इस पे जब ये आगे फिसलने की कोशिश करेगा तो ये फ्रिक्शन एज ए रिएक्शन देगा। तो क्या होगा हम लोगों का? अगर नीचे वाला के बीडी खींचे तब की बात हो रही है, तो क्या होगा हम लोगों का? एफ माइनस ज्यादा कौन सा होगा? जो हम लोग लगा रहे हैं वही तो आगे लेके जाएगा बॉडी को। तो एफ माइनस कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन वाला, इज इक्वल कैपिटल एम इंटू ए। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एफ के जगह क्या पुट कर दो आप? अभी निकाला था आपने म्यू एम जी, और ये कैपिटल एम, और ए के जगह हमने क्या निकाला था? म्यू जी। एक्सेलरेशन मैक्सिमम तो इसको इतना ही दे सकते हैं, यहाँ पे म्यू जी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग दे नहीं सकते। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? ये म्यू एम जी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, और ये म्यू कैपिटल एम इंटू जी ये रहेगा। तो अगर देखा जाए तो क्या कॉमन निकल सकता है? कॉमन निकल सकता है हमारा म्यू जी, कॉमन निकल सकता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्या हुआ है भाई आपको? एफ इतना बड़ा क्यों लिखा जा रहा है? तो एफ बराबर म्यू जी कॉमन ले लीजिए, और ब्रैकेट में बचेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो मैक्सिमम फोर्स जो आपको चाहिए वो इतना चाहिए, म्यू जी इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, म्यू जी, ये वाला देखिए ऑप्शन बी जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन से इतना सारा क्वेश्चन था। अब जैसे कि काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।